हेलो नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है जर्नी ऑफ लाइफ। तो आज जो हमारे गेस्ट हैं तो टीवी की दुनिया के बहुत बड़े डांसर हैं, उनको कह सकते हैं या सेलिब्रिटी कह सकते हैं। उनकी तारीफ मैं ज़्यादा कर नहीं सकता क्योंकि उनके बड़े बड़े लोग तारीफ करके जाते हैं। मिस्टर वैभव भागवत गुगे। तो नमस्ते आप सभी को। नमस्ते सर। थैंक यू समीर, आपके इस जर्नी ऑफ लाइफ में मुझे हिस्सा बना रहे हो आप और मेरी जर्नी लोगों तक पहुंचा रहे हो, तो उसके लिए बहुत बड़ा थैंक यू आप। तो जिससे मैंने कहा कि चौल में पैदा हुआ था, तो बचपन से बहुत सारे ऐसे फंक्शन होते हैं जहाँ आजू बाजू होता है, तो हम हर जगह जाके डांस करता था मैं, और डांस मुझको अच्छा लगता था, इसलिए मैं डांस करता था। तो उसमें मेरी माँ ने भी कहा है कि सबसे पहला मेरा डांस 1 2 3 था जहाँ पे मैंने फ्रॉक पहन के डांस किया था। अच्छा। ऐसा हाँ, तो फिर ऐसा बोलता था मैं कभी कि एक क्लास लगा सकते हैं क्या, पर ऑब्वियसली इतना पैसा नहीं होता था, और मैं जहाँ रहता था वहाँ पे सिर्फ शामक दावर का डांस क्लास होता था, और शामक दावर का डांस क्लास मतलब बहुत पैसा होना जरूरी, हाई क्लास हाई फंडा सोसाइटी में रहना जरूरी, तो ये सारी चीज़ें होती थी। पर तभी ऐसा ये नहीं था कि डांसर बनना है या इंडस्ट्री में जाना है, ऐसा कुछ था नहीं, क्योंकि चौल में सपने रोज चेंज होते हैं। अच्छा। ऐसा है। तो पापा पुलिस थे, हम सीखते थे, मस्ती करते थे लाइफ में, ये वो। जब लाइफ हमें पता चलती है एक उम्र के बाद कि लाइफ क्या होती है, उसके पहले हमें लगता है कि खेलना कूदना, हाँ। इधर उधर जाना वही लाइफ है। तो जब पता चला कि यार जिंदगी में हमें ही कुछ करना होता है, फिर पैसा आता है, फिर हमें किसी को संभालना पड़ता है, खुद को भी संभालना पड़ता है, सारी चीज़ें। सो 10वीं पास होने के बाद जब मैं कॉलेज में गया, तो कॉलेज में 11वीं में तब भी इंट्रोड्यूस हुआ था हाइड एंड सीक बिस्किट। बिस्किट जो हाँ, है हमारा हाँ। हाइड एंड सीक, वो बिस्किट पहली बार इंडिया में आया था, उसका लॉन्चिंग था। तो उस लॉन्चिंग में बहुत बड़ा उन्होंने डांस का कंपटीशन रखा था, जिसमें मुंबई के सारे कॉलेज में से जो रियल कपल है, हाँ। वो लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, मतलब जिनका लव रिलेशन है, हाँ। जिनका अफेयर है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होते हैं ना, वैसा। तो उसमें हमने पार्टिसिपेट किया, मैं और मेरी वाइफ ने, क्योंकि 11वीं में ही हमने एक दूसरे को पसंद किया, एक दूसरे को पूछा, और हमारा रिलेशन चालू हो गया था। और तो उस कॉम्पिटिशन में पार्ट लिया और हम फाइनलिस्ट बन गए। तो फाइनलिस्ट ऑल ओवर उसमें टॉप 15 फाइनलिस्ट सिलेक्ट किए थे उन्होंने। अब उस फाइनलिस्ट में ऐसा रूल था कि कुछ भी करके आपको डांस में हाइड एंड सीक का बिस्किट या हाइड एंड सीक का जो रैपर है बिस्किट का, वो कैसे तो यूज करना है। तो हमने किया, पर हमें शायद वो रूल समझा नहीं, तो वो सारी चीजें हुई और हम जीते नहीं, क्योंकि उस शो में एक हादसा भी हुआ था कि डांस करते करते मेरी पैंट निकल गई थी, कॉस्ट्यूम मंगाया था मैंने, तो हाँ। कॉस्ट्यूम निकल गया, और तभी हमें पता नहीं था कि अंदर से टाइट्स पहनते हैं या शॉर्ट्स पहनते हैं। हाँ। तो नॉर्मल अंडर पैंट था, अंडरगारमेंट जो होता है वो था। हाँ। पर मैं ऐसा था कि पैंट निकल गई, तो भी मैंने पूरा डांस किया। बहुत हंसने का आवाज आ रहा था, क्योंकि लोग हंस रहे थे कि इसका पैंट निकल गया, ये वो, और मैं और मेघना डांस कर रहे हैं, और उसको भी पता चला, तो हमने डांस करते बात किया कि कंटिन्यू कर, और खत्म कर दिया। अब खत्म होने के बाद जजेस ने स्टैंडिंग ओवेशन दिया। जो जजेस थे उनका नाम था दीपाली विचारे, जो मराठी इंडस्ट्री की बहुत बड़ी कोरियोग्राफर है। हाँ। तो हम गए, और मैं फिर रोने लग गया, रूम में गया, अरे क्या हो गया, अभी सब खींचेंगे, कॉलेज में रैगिंग वेगिंग होता है ना, वो सब। तो मेरा दिमाग उधर चलने लग गया। अब आया रिजल्ट अनाउंस हुआ, जिसमें हम जीते नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली हमने रूल के अगेंस्ट भी कुछ हुआ था कि हमने बिस्किट यूज नहीं किया था डांस में। अब ये हुआ, फिर सब विनर अनाउंस होने के बाद दीपाली मैम जो थी जज, उन्होंने बोला कि उस बंदे को बुलाओ जिसकी पैंट निकल गई थी। तो मैं और मेरी वाइफ वापस आए, और उन्होंने बोला कि देखो सब लोग हंस रहे थे, किसी किसी ने वीडियो निकाला इसका, ये वो, पर ये इसको पता होने के बावजूद ये रुका नहीं, ये सबसे बड़ी बात है। और ऐसे लोग जिंदगी में बहुत आगे जाते हैं, ऐसा जाते हैं। तो और मैं तो गर्दन नीचे करके खड़ा था, क्योंकि मेरे को शर्म आ रहा था कि मैं खींची, मुझे पता है इस हॉल के बाहर जाके दोस्त मेरी लेने वाले हैं मजदूर, ऐसा। तो उन्होंने बोला कि एक्चुअल विनर यही लोग है, क्योंकि सिवा में रूल कहा गया था कि रूल में बिस्किट यूज करना जरूरी है, इसलिए वो जीत नहीं पाए। लेकिन उन्होंने जो किया, उनका डांस में बहुत प्रोफेशनल लेवल दिखता है, ये वो ऐसे सब उनकी, तो मुझे वो सब सुन के थोड़ा अच्छा लगा क्या कि इन्होंने एक्चुअली डांस भी देखा, ऐसा नहीं कि पैन निकलने के बाद ये भी हंसने लगे होंगे वगैरह। फिर उन्होंने वहाँ पे अनाउंस ऐसा किया कि मैं चाहती हूँ कि आप दोनों हमारे साथ काम करें, मैं और मेरी वाइफ मीना। तो हमने बोला कि थैंक यू मैम, अगर कुछ रहेगा तो हम जरूर आएंगे, ऐसा। उसके पहले कभी हमने प्रोफेशनली काम नहीं किया था डांस को, नहीं। तो मैंने घर जाते थे, मेरी वाइफ को भी ऐसा बोला, छोड़, बड़े लोग ऐसा बोलते हैं, कुछ होगा नसीब में तो आ जाएगा। और एक्चुअली हम जब घर पहुंचे, वो अपने घर गई, मैं अपने घर गया, मुझे अभी भी याद है, रात को 9:45 को उनका फोन आया कि हम दीपाली मैम के असिस्टेंट बोल रहे हैं, क्या कल से एक शूट है, तो आप उसमें आओगे क्या डांस करें। तो बोला अरे क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि शूट फिल्म इंडस्ट्री किसको नहीं पसंद है, बड़ी चीज आती है। हाँ। तो गया, और अभी भी याद है मुझे, पहला हमारा शूट सिने विस्टास के कांजूर मार्ग में हुआ था, और पहली बार वो गेट खुलना देखना, अरे मेकअप वैनिटी सेटअप लगा हुआ है, ये सब।
तो अच्छा लगा, मेकअप हुआ, रेडी हुआ, हम नाचे, 3 दिन का शूट हुआ। हाँ। और 3 दिन का मुझे 4,500 रुपया मिला। पैसा मिला। हाँ तभी 3 दिन का, मराठी में तभी 1200 1000 ऐसा कुछ भी होता था हर डांसर को। तो 2003 में, उस जमाने में? हाँ 2003 में 1200 1000 ये मिलता था। तो हमें मिला, तो बोला यार मेरा एक बहुत अच्छी चीज़ है यार, 3000 रुपया मिला। हम डांस करते हैं तो हमारा टैलेंट, मतलब हमारा जो पैशन है वो भी करियर बन सकता है। तब से फिर हम इंडस्ट्री में काम करने लगे, मराठी इंडस्ट्री में। फिर वो पहला शूट एक ऐसा था जिसमें 1000 रुपया मिला। हाँ। अब उसके बाद हम एक शो करने लगे, जैसे बैनर्स नहीं होते, हाँ, हाँ। हर जगह जाके आप शो करते हो, वैसे मराठी के बैनर्स होते हैं। तो उसमें हम डांस करने लगे। तो 3 घंटे का डांसिंग शो होता है जिसमें आपको अलग अलग कल्चर का डांस करना होता है। होली का डांस करना होता है, धनका, जो मराठी में अलग अलग वेरिएशन होते हैं कल्चर के। तो वो करने लगे, तो उसका पेमेंट हमें कम मिलने लगा कि मुंबई में जब आप शो करोगे तो 250 रुपया, और मुंबई के बाहर जब करोगे तो आपको 400 रुपया। तो वो जर्नी चालू हुई। अब उधर क्या हुआ, अच्छा होने लगा, सब हम घूमने लगे इधर उधर, तो अच्छा लगा। तो वहां से मेरी वाइफ हिंदी में आ गई। अच्छा। वो हिंदी में शिफ्ट हो गई। अब मैं ऐसा था कि हिंदी में मुझे नहीं आना, मराठी में अच्छा है, क्योंकि मुझे पता था, सुना था ऐसा कि हाँ। हिंदी में खींचते बहुत है, आपकी बॉडी अच्छी होनी चाहिए, आप दिखने अच्छे चाहिए, वो। तो मैं कहने बोला नहीं, बहुत देख, उधर भी इतनी मेहनत है, मराठी में भी, हिंदी में भी उतनी मेहनत है। हिंदी में वैल्यू ज़्यादा है, वैल्यू मतलब आपको पैसा अच्छा मिलता है। हाँ। आपको काम अच्छा मिलता है, आपको देखा जाता है, वो बोला ठीक है। तो उसका सुन के मैं मराठी से मैं भी हिंदी में आ गया, भाभी के साथ। हाँ। अब हिंदी में आने के बाद मेरे साथ प्रॉब्लम्स होने लगे, जो रघु सर ने भी बोला ही है। हाँ, कि काला होने के कारण, पतला होने के कारण। तो मैं ऐसा होता था कि यार अबे टैलेंट नहीं दिख रहा, आपको गोरा चाहिए, ठीक है, अच्छा लुक चाहिए। तो मेरे को दाढ़ी नहीं आती थी, तो मैं क्या करता था, दाढ़ी नहीं आती थी तो मैंने उल्टा ब्लेड मारना चालू कर दिया। अब मेरे को इतनी अच्छी दाढ़ी आती है। तो उम्र के 17 साल की उम्र में मेरे को अच्छी दाढ़ी आने लग गई थी, क्योंकि मैंने सुना था उल्टा ब्लेड मारते हो तो आपको दाढ़ी आती है। तो ये सब करके मेरे को दाढ़ी आने लगी। तो मैं अलग अलग दाढ़ी के शेप्स रखने लगा, मैं अलग अलग बालों को कलर करने लगा। फिर मैंने सुना कि टैटू होता है तो भी आपको काम मिलता है। तो मैं, मेरे बॉडी पे बहुत सारे टैटूज है, बहुत टैटूज है मेरे बॉडी। ये आप लोग वहीं से सुन के बनाया है? तभी से पहले टैटू वाला डांसर, एब्स वाला डांसर, कलर बाल वाला डांसर, अच्छी बियर्ड वाला डांसर, ये सब बहुत हुआ करता था। तो आपने देखा रहेगा पहले वाले गानों में आपको कहीं भी काला लड़का नहीं दिखता हीरो हीरोइन के पीछे। हाँ, हाँ, क्योंकि ऐसा बोला जाता था कि गोरा होना चाहिए, उसकी बॉडी अच्छी होनी चाहिए, टैटू, फिर चेस्ट पे टैटू आ गया, बैक पे टैटू आ गया। तो ये सारी चीजें थी पहले, ये सब चेंज हुआ 2012 से। 2012 के बाद अभी डांसर होना चाहिए। अच्छा। लुक नहीं देखते। पर मैं जिस जमाने से आया हूँ, जो स्ट्रगल करके आया हूँ, तो हिंदी में आके फिर मैं थोड़ा बहुत सोचने लग गया कि ये सब क्यों बोल रहे हैं लोग, मराठी में तो ऐसा था ही नहीं, लोग कलर देखते नहीं थे, डांस आता है तो कर लो, इधर नहीं था ऐसा। तो कहीं ना कहीं मैं डिप्रेस होता था। मतलब डिप्रेशन किसको नहीं आएगा अगर आज मैंने आपको कुछ बोल भी दिया गलती से जो आपको हर्ट हुआ, तो आपका दिन, आज का दिन थोड़ा सैड जाएगा। आप सोचने लगोगे कि ऐसा क्या किया कि सामने वाले ने मुझे ये बोल दिया। हाँ, तो ये सारी चीजें होती थी। तो कहीं ना कहीं मेरी वाइफ मुझे सपोर्ट करती थी, ठीक है किसी ने बोल दिया, मन में मतलब तो काम करते रहे, क्योंकि मेरी वाइफ बहुत काम करती थी। क्योंकि गर्ल्स के लिए बहुत अच्छा काम होता है इंडस्ट्री में, क्योंकि गर्ल्स कम भी है। हाँ। और अच्छी डांसर्स भी बहुत कम है। तो मेरी वाइफ सरोजी के साथ, वैभवी मैम के साथ, इनके साथ काम करती थी, उनका असिस्ट भी करती थी। अच्छा। तो ये सारा है। तो मैं ऐसा होता था, कहीं ना कहीं काम मिला। फिर हर्षल विठल करके कोरियोग्राफर है, हाँ। ठीक है। तो ऐसे एक शूट मिला जिसमें उन्होंने मुझे देखा, मैं कॉर्नर में नाच रहा था, उन्होंने देखा यार इस बच्चे में कुछ तो है, इसको बुला लेते हैं ऑफिस में। तो उन्होंने मुझे अभी भी याद है कि 90 नंबर्स बंगलो महाड़ा में, उसमें उनका ऑफिस था, वहाँ पे बुलाया। और जब बुलाया तो मुझे लगा कि मैंने शूट में कुछ गलती किया है, इसलिए अभी आज सुनाने बुला रहे हैं, या बोल देंगे कि कैसा करता है तू, वैसा कर ये करके। वो आए और फिर उन्होंने बोला कि देख सीधा पॉइंट पे आते हैं हम लोग, तू बहुत अच्छा डांस करता है और हम चाहते हैं कि तू हमें असिस्ट करे। तो मैं ऐसा हो गया था, असिस्ट? आपने मुझे सिर्फ एक ही बार देखा है ना, एक ही शूट किया, मैं आपको जानता भी नहीं, आप मुझे जानते नहीं, तो आप मतलब आप किसी को असिस्ट में कैसे रख सकते हो? हाँ। नहीं, हमने देखा कि 10वीं लाइन में भी ऐसा नाच रहा था कि जो लीड में नाच रहा है या तो हीरो के बाजू में नाच रहा है। तो वो देख के हमें बहुत अच्छा लगा और हमें लगता है कि तू असिस्ट कर सकता है और तू सीख सकता है ये सारी चीजें। तो 2005 से लेके 2008 का जो पीरियड था, 3 साल, वो जो 3 साल में मैंने बहुत ठोकरें खाई, कलर की वजह से, बॉडी की वजह से। और मैं ऐसा इंसान, देखो अभी भी मेरी ऐसी बॉडी भी है नहीं, अभी मैं हेल्दी हूँ, स्ट्रक्चर वाइज में ब्रॉड दिखता हूँ। मेरे को जिम विम का कोई क्रेज था ही नहीं। अच्छा आप जिम नहीं, जिम का क्रेज नहीं है, जो भी है वो घर वाला बॉडी है, ओरिजिनल बॉडी है। तो कभी ऐसा था ही नहीं कि जिम बनाए। मतलब लोग टैलेंट क्यों नहीं देख रहे, लोग एब्स ही क्यों देखना चाह रहे हैं, लोग अच्छी बाली क्यों देखना चाह रहे हैं, लोग अच्छी बातें क्यों सुनना चाह रहे हैं। 5-6 मिनट बोलने के बाद मैं भी तो डांसिंग कर रहा हूँ, दूसरा भी कर रहा है। तो तभी ऐसा था कि कोई इतने लोग ऐसे थे कि जिनको डांस नहीं आता, पर वो भी खड़ा है उधर ब्लॉक में, शाहरुख के पीछे या सलमान के पीछे या शाहिद के पीछे। क्यों? क्योंकि वो अच्छा दिखता है।
और मुझे इतना पता है, आपको पता होता है कि शायद आप उससे अच्छे हो। हाँ ये तो आपको पता है और मेरे को ही पता, और मेरे को आज की तारीख में भी इतना कॉन्फिडेंस है कि yes, जब मैं स्टेज पे नाचता हूँ तो मुझे जो देखता है वो अपने आप स्माइल करने लग जाता है, मेरा वाइब ऐसा बन जाता है। तो ये खुद के बारे में मुझे पता था, लेकिन 2008 में हर्षल विट्ठल मिले और उन्होंने मुझे वो मौका दिया। अब उसके बाद मेरी गाड़ी बहुत सही पटरी पे आ गई। तो शाहिद को सिखाना, सलमान को सिखाना, शाहरुख को सिखाना, करीना को सिखाना, उनके बाद में इन सबको सिखाना, मतलब ओवरनाइट करने लग गए हम लोग। और हम इन सबको सिखाते थे, हर शो, टीवी इंडस्ट्री हो, ये आपने इन लोगों को सिखाया है? यस यस, इन सबको सिखाया। मैंने खुद एक फिल्म फेयर में शाहरुख का एक्ट किया है, कॉमेडी एक्ट, जहाँ पे मैं उसका कोरियोग्राफर था। मैंने उनके मन्नत में जाके उनको सिखाया, उनकी वैनिटी में जाके उनको सिखाया। तो 2008 के बाद लाइफ चेंज हुआ। और जब जो भी हर्षल विट्ठल के पास काम करने आता था, मतलब वो चाहे कोई एक्टर एक्ट्रेस हो या कोई डांसर, उनको पता चलता था कि भाई वैभव करके एक बंदा इंडस्ट्री में जो बहुत अच्छा डांस करता है, वो हर्षल विट्ठल के पास ही काम करता है, बहुत अच्छा सिखाता है, बहुत अच्छा कोरियोग्राफ करता है। तो 2008 के बाद वो पटरी चेंज हुई। अब उसके बाद मैंने एक मराठी शो किया जिसका नाम था हल्ला बोल, हाँ। जो ईटीवी मराठी पे आता था, ठीक है, जैसे जी टीवी हिंदी है, हाँ। वैसे ईटीवी मराठी है। और उसका मैं फाइनलिस्ट था और उसमें मैं सेकंड आया था। बहुत अच्छा शो था जिसमें हर्षल विट्ठल जज थे और पद्मिनी कोल्हापुरी मैम भी जज थी। तो ये तीनों जज थे और वहां से फिर रियलिटी शो का वो पहला एक्सपीरियंस मेरा था। फिर उसके बाद वापस मैं डांसिंग करने लगा, बैकग्राउंड डांसिंग करने लगा। फिर आया डबल धमाल मूवी। डबल धमाल मूवी आई थी और उसका प्रमोशन का बहुत बड़ा शो था, बहुत बड़ा। तो उनका प्रमोशनल इवेंट रखा था जी वालों ने और उसमें सब लोग डांस कर रहे थे और वो शो हम ही कर रहे थे, हर्षल विट्ठल। तो हम ही सबको सिखा रहे थे। उसमें विवेक ओबेरॉय था, उसमें अरशद वारसी थे, तो ये सब परफॉर्म कर रहे थे। और उसमें एक एक्ट था डीआईडी वालों का, रमेश, मयूरेश, प्रिंस और डीआईडी मास्टर्स 1 और 2 के बच्चे। अब वो लोग भी नाच रहे, तो हम ही उनको कोरियोग्राफ कर रहे थे। अब हुआ सीख के गए। अब टेक्निकल के दिन क्या हुआ था, मयूरेश छोड़ के धर्मेश, प्रिंस, अलीशा और जय नायर ये नहीं अवेलेबल थे। पर डायरेक्टर ने बोला यार मैं कल लाइव कैसे करूँ, मेरे को एक्ट देखना है, तो कोई तेरा बंदा कर सकता है क्या एक्ट? तो अर्चना ने बोला हाँ वैभव को आता है, तो वैभव सबका पार्ट कर लेगा, मयूरेश अपना पार्ट कर लेगा। अब मुझे नहीं पता था कि टेक्निकल करते वक्त मैं सबका पार्ट कर रहा था, प्रिंस, जय, अलीशा और सिद्धेश। अब इनका पार्ट करते वक्त सामने जी वाले बैठे थे, मुझे पता नहीं है, जी चैनल वाले। तो मैंने जो डांस किया, प्रिंस का स्टेप कर रहा हूँ, मैं सिद्धेश का कर रहा हूँ, इसका कर रहा हूँ, उसका कर रहा हूँ। अब डांस होने के बाद वो चैनल वाले आए कि भाई इधर आ। तो बोला हाँ सर, क्या नाम? बोला वैभव नाम है मेरा। और क्या करता है? मैं सर बिट्टू को असिस्ट करता हूँ, इतने टाइम से हूँ, बैकग्राउंड डांसिंग भी करता हूँ, असिस्ट भी करता हूँ। क्या तुमने डीआईडी का नाम नहीं सुना है क्या? ऐसा क्यों नहीं सुना है? हर डांसर ने सुना है, तो तुझे करना नहीं है? हाँ सर सपना तो है करने का, लेकिन मैं अकेला ही हूँ घर में जो कमाता हूँ, और अगर मैं कंटेस्टेंट बनूंगा तो ऑब्वियसली पेमेंट बंद हो जाएगा, कंटेस्टेंट को पेमेंट थोड़ी मिलता है। तो अभी इतना बन गया है मेरा नाम कि अभी लोग मुझे जानते हैं वैभव कौन है वो। बोला पागल है क्या, कर हमें चाहिए ऐसे डांसर, कितना अच्छा है, तू डायरेक्ट आ जाओ ऑडिशन में, ये वो। तो जो लेवल्स होता है, पहला लेवल दूसरा, वो मेरा हुआ ही नहीं। अच्छा, मैं बोला सर मैं बताता हूँ आपको। तो उनको लगा रहेगा कि वो ज़्यादा सोच रहा है, तो लोगों ने धर्मेश को बोल के रखा था कि कल जब तू शो में जाएगा तो इससे बात कर ले भाई, ये हमें चाहिए, बहुत अच्छा डांस करता है। अच्छा। तो धर्मेश ने बैक स्टेज में मुझे बुलाया, भाई वो भाई कर लो, देखो आउट हो गए तो वापस यही करो जो आप करते थे। नहीं आउट हो गए तो शायद आपकी ज़िंदगी चेंज हो जाएगी। बोला ठीक है मैं रिस्क ले लेता हूँ। मैं धर्मेश को यही बोला कि भाई कंटेस्टेंट बनूंगा तो जो पेमेंट मिलता है इतना अच्छा, 40,000 मिलता है, कभी 35 मिलता है, वो नहीं मिलेगा। तो बोला आप करके तो देखो, नहीं हुआ तो नहीं, अलग बात है ना। आपके पास ऑप्शन नहीं तो थोड़े आपको निकालने वाला है, आपका डांसिंग तो चालू रहेगा ना, ठीक है। तो दूसरे दिन मैंने डांस बिठाया और मैं गया सीधा टीवी राउंड के लिए, क्योंकि उन्होंने मुझे देखा है तो बोला हमें तेरा लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 तो सर टीवी पे आ जाए। अच्छा। तो सीधा टीवी पे मैंने रेमो सर, गीता माँ और टेनिसा ने, जो मेरा ऑडिशन है टीवी पे, यूट्यूब पे, इवन बदूता पे, वो ऑडिशन मैंने परफॉर्म किया और मैं सिलेक्ट हो गया। और मैं ऐसा था कि शायद तुझमें कुछ तो है, इसलिए जी वाले देखो बोल रहे थे कि तू शो में आ, तुझमें कुछ है, इसलिए था कि लाइक सिलेक्ट किया। क्योंकि मेरे पहले 10 लोग थे जो सिलेक्ट नहीं हुए, जो प्रॉपर रियलिटी शो वाले डांस करते थे। और मैं तो ऐसा था कि यार मैं तो बैकग्राउंड डांसर हूँ, मुझे जो आता है वही मैं करूँगा। और मुझे पता चला कि यस, इनको डांसर में इनको परफॉर्मर चाहिए होता है। तो वो परफॉर्मिंग वाली क्वालिटी मुझ में है, मैं एक्सप्रेस करता हूँ, मैं वो फील करके डांस करता हूँ। अगर मैं विलन हूँ तो विलन फील करता हूँ, मैं हीरो तो हीरो फील करता हूँ, अगर मुझे किसी को मारना है तो मैं वो फील करता हूँ। तो वो पता चला कि यस वैभव तुझमें कुछ है, इसलिए तू सिलेक्ट हुआ है। अब वहाँ से मैं सीरियस हो गया। अब वहाँ से मैं ऑडिशन मैंने एकदम तगड़ा बिठाया और इस शो में सिलेक्ट हुआ। फिर लोगों को पता चला ये वैभव है जो इंडस्ट्री में आता, बैकग्राउंड डांसर था, और आज से इसकी जर्नी चालू है। फिर 2011 के बाद मैंने डीआईडी शो खत्म होने के बाद मैंने बैकग्राउंड डांसिंग करना बंद कर दिया, क्योंकि एक स्टेप ऊपर गया हूँ तो मुझे वापस पीछे नहीं डांस करना किसी।
वहां से मैंने कोरियोग्राफर का स्ट्रगल चालू किया और उसके बाद मेरा जो पहला इंडिविजुअल शो एज ए कोरियोग्राफर वो है डांस इन द डांस लिटिल मास्टर सीजन 2। कृति थी उसमें एज ए स्कीपर। जब ये अभी जैसे लिटिल मास्टर्स 4 में मैं स्कीपर था और मेरी टीम थी, वैसा उसमें कृति स्कीपर थी, कृति की टीम थी और कृति के टीम का हेड मैं था। अच्छा। तो वहां से मुझे ये पता चला कि चल तू बैकग्राउंड डांसिंग आर्टिस्ट को सिखाना सही है, तू रियलिटी शो के एक्स भी कोरियोग्राफ कर सकता है, क्योंकि रियलिटी शो में आपको सोचना पड़ता है, 2.5 मिनट में आपको मूवी दिखानी होती है, बहुत दिमाग लगाना है, बहुत क्रिएटिव रहना है। तो ये सारी चीजें हुई और वहां से वो वैभव की जो जर्नी है एज ए कोरियोग्राफर, वो लोग देखते आए कि कैसा करता। फिर नच बलिए हुआ, नच बलिए 2 बार जीता हूँ मैं। तो उसके बाद मेरा हर कोरियोग्राफी फाइनल तक पहुंचता था। अच्छा। सुपर डांसर 1 फाइनलिस्ट, सुपर डांसर 2 विनर, सुपर डांसर 3 फाइनलिस्ट, नच बलिए 5 फाइनलिस्ट, नच बलिए 6 विनर, नच बलिए 7 फाइनलिस्ट, नच बलिए 8 विनर, झलक फाइनलिस्ट। तो हर शो का मैं फाइनलिस्ट बनने लग गया। फिर आपने देखा है लिटिल मास्टर्स में कि फाइनलिस्ट में मेरे 4 बच्चे थे, पहला भी मैं आया, सेकंड भी मैं आया, थर्ड भी मैं आया। सुपर मॉम सुबह और वेलपना जीती, जिसको लोगों को लगा था कि भाई ये माँ पहले ही दिन आउट हो जाएगी, जो आखिरी दिन तक फाइनल्स तक आई और फाइनल्स तक आने उसके जीते। तो शायद जब भी मैं कंटेस्टेंट था या जब भी डांसर था तो लोगों को इसमें पसंद आता था, लेकिन शायद वो जीत नहीं मिलती थी। पर जब काम चेंज हुआ, मतलब कोरियोग्राफर बना और लोगों के सपने पूरे करने लगा, तो कहीं ना कहीं काम को भी जीत मिलने लगी और लोगों के सपने को भी जीत आपको ब्लेसिंग बहुत मिली और ब्लेसिंग्स मिली। फिर वही है कि मैं काम में बहुत बिलीव करता हूँ। मतलब अभी हो गया, सुपर मॉम खत्म हो गया, लिटिल मास्टर खत्म हो गया, जो शो खत्म हुआ है वो हो गया, क्योंकि लोगों ने देख लिया कि वैभव ने क्या कर लिया, वैभव ने कैसे किसी को आगे ला दिया। पर अभी आज नया दिन है, अब वापस दूसरा शो मिलने वाला है, तो उसमें भी मेरे को वापस साबित करना पड़ेगा कि मैं वैभव क्यों हूँ, मेरा काम अच्छा क्यों है। इसलिए आज उम्र के 34वें साल में भी मैं रियलिटी शो करता हूँ जहाँ पे डांस भी करते हैं। रियलिटी शो ऐसे भी होते हैं जहाँ पे आपको डांस नहीं करना है, आपको बच्चों को रेफ करना है, पर ऐसे शोज में मुझे बुलाया जाता है क्योंकि वैभव को लोग पसंद करते हैं, मेरा जो कॉमेडी फ्लेवर है वो लोग पसंद करते हैं, मेरा जो ऑरा है वो लोग पसंद करते हैं। लोग वैभव को देखना चाहते हैं टीवी में, क्योंकि मैंने वो मेरा जो काम का तरीका है वैसा बना के रखा है ताकि लोग मुझे देखते रहे, लोग मुझे प्यार करते रहे, लोग मुझे पसंद करते रहे और मैं टीवी पे भी आते रहूँ और लोगों के सपनों को पूरे करता है। और आज आप जिस जगह पे हैं, जिस मुकाम पे हैं, तो सबको ही पता है। अभी हम लोग आप साथ कर ही रहे थे, लिटिल के आपके साथ में 2 ऐसे एक्ट आपने कोरियोग्राफ किया था। एक जो था वो रेती वाला, सैंड वाला। मैं क्या पूरा सेट ही सोच रहा था कि कैसे आपने मतलब उल्टा किया था पूरा। और एक आपने किया था वो जिसमें वो टीवी वाला जिसमें पूरी टीम लगी हुई थी। ये आप कैसे सोचते हैं? सोच क्या होता है, अभी जैसे ना मैं सोचूंगा कि ये एप्पल है, अब इस एप्पल को भी मैं नचा सकता हूँ, पर इसका थॉट प्रोसेस हम इस पर सोचना चालू कर देते हैं कि एप्पल क्यों है, लोग क्यों खाते हैं इसे, अब इसे खाने से क्या मिलता है। तो आपकी सोच को जब एक्सप्लोर करोगे ना, जैसे अगर मैं चल के भी आता हूँ, अगर पाकिस्तान में रिक्शा से वहाँ उतरा मैं और मैं चल के आता हूँ स्टूडियो तक, अब मुझे चल के आने तक ना मुझे 10 लोग दिखते हैं। कोई झाड़ू मारता है, कोई दौड़ता रहता है, कोई चिल्ला रहा है जनरेटर वाले को, भाई लाइट नहीं चल रही यार मेरी, ये वो। तो इसमें भी आपकी क्रिएटिविटी दिखती है, आप उनको जब नोटिस करते हो तो ये भी आपका एक्ट होता है। तो हम ये नहीं सोचते कि भाई जो डेली लाइफ में खाना खाते हैं और पानी पीते हैं उसी पे एक्ट बनना जरूरी नहीं है, वो क्यों खाते हैं और वो क्या क्यों खाना चाहिए उसके ऊपर एक्ट होना बहुत जरूरी है। तो सिर्फ हमारी सोच को हम डालते हैं सामने और उस सोच को बड़ा करने के लिए हम एक साथ जुड़ जाते हैं सारी टीम। फिर मेरा आइडिया आ जाता है, सुन इधर जंप मारते हैं, बोलते सर जंप तो मारते ही है, इधर तो थोड़ा स्लाइड भी करते हैं, तो जंप भी मिल जाता है स्लाइड भी मिल जाता है। तीसरा बोलता है सर जंप और स्लाइड ठीक है, थोड़ा रोल भी मारते हैं, तो जंप स्लाइड और रोल ये मिलके ऐड हो जाता है। तो टीम वर्क भी है, क्योंकि शायद मैं बहुत लकी हूँ या नसीबवान हूँ, मुझको लगता है कि मुझे लोग जो मिलते हैं मेरे साथ काम करने वाले वो भी बहुत अच्छे मिलते हैं। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि मैं कभी उनके साथ बॉस नहीं रहता, मेरा काम तू कर रहा तो करना चाहिए, मैं लीडर नहीं बनता, उल्टा मैं उनका सुनता हूँ। जब मैं उनका सुनता हूँ तो मैं अपने आप मेरा काम भी अच्छा हो जाता है और मैं भी एक अच्छा लीडर बन जाता हूँ। तो मैं उन्हें असिस्टेंट नहीं कहता, मैं उन्हें एसोसिएट कहता हूँ। असिस्टेंट वो होता है जो सिर्फ आपका सुनता है और वही करता है, क्योंकि उसे एक्स्ट्रा नहीं करना कुछ, तो वो असिस्टेंट होता है। एसोसिएट वो होता है जो आपका भी सुनता है और आप उसका भी सुनते हो, क्योंकि आप जब एक दूसरे का सुनते हो तो अपने आप आपका काम बड़ा हो जाता है। तो ये चीज़ है, ये चीज़ों को मैं बहुत मानता हूँ, क्योंकि मेरे डैडी ने मुझे सिखाया कि कभी ना बॉसिंग मत कर, अगर तू बॉस भी बनता है ना तो लोगों को तू बॉस नहीं, तो लोगों को हेड ऑफ द फैमिली लगना चाहिए, क्योंकि हेड ऑफ द फैमिली और बॉस में बहुत डिफरेंस है। बॉस सिर्फ बैठ के लोगों को काम करना देखना चाहता है, और हेड ऑफ द फैमिली उनके साथ रह के उनको बोलता है काम करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और कुछ चाहिए तो मैं भी वो काम करूंगा।
ये चीज़ों में बहुत फर्क है, तो वो रास्ते पे मैं चलता हूँ। और फिर वही है जो मुझे लगता है, अब इसमें कॉमेडी में आपने देखा रहेगा मैं हार्पिक का कीड़ा भी बन गया, मैं पिज़्ज़ा भी बन गया हूँ, मैं वड़ा पाव बन के भी एक्ट किया है। तो वड़ा पाव को खाते हुए वड़ा पाव क्या सोचता होगा, अच्छा, तो वो मैं सोचता हूँ। तो मैं खुद को बिलीव करता हूँ कि मैं एक वड़ा हूँ, मैं पाऊँ, और मेरे को अगर कोई खा रहा है तो मेरे को कैसे लगता होगा, उसका दांत खराब है, उसने ब्रश नहीं किया है तो भी मुझे खा रहा है, यार मैं पूरे दिन पड़ा हूँ पर सारे वड़ा पाव ले रहे हैं पर मुझे कोई नहीं ले रहा है। तो ये सोचना चालू कर देता हूँ और उसको मैं एक्ट में डालता हूँ और फिर वो अपने आप सामने वाले तक चला जाता है। तो वो एक है, जब मैं रियलिटी शो में आया भी तो मैं भी इमोशनल एक्ट कर सकता हूँ, मैं भी एरियल एक्ट कर सकता हूँ, मैं भी पानी का एक्ट कर सकता हूँ, पर नहीं, मुझे नहीं करना था क्योंकि ये अगर करूँगा, ये तो सब कर रहे हैं, हाँ। वैभव अलग कैसे दिखेगा। तो मेरे को बचपन से कॉमेडी की आदत बहुत है, मैं बहुत हंसाता हूँ लोगों को इन जनरल लाइफ में भी। तो मैंने सोचा कि इस चीज़ को अगर मैं डांस में डालूंगा तो शायद ये चल सकता है, क्योंकि बहुत आपने देखा रहेगा मेरे अलावा कोई कॉमेडी एक्ट करता ही नहीं, क्योंकि डर लगता है, हंसाना किसी को बहुत डिफिकल्ट है, मतलब और डांस के थ्रू तो बहुत ही डिफिकल्ट है, बहुत। और गाना चुनना, गाने की कोरियोग्राफी वैसे करना। तो मैंने सुपर डांसर से मेरा पेतरा चेंज कर दिया काम करने का, कि वैभव अगर आगे जाना है तो तेरे को अलग दिखना पड़ेगा। तो सुपर डांसर 1 में जब योगेश शर्मा मेरा कंटेस्टेंट था, तो वहाँ से मैंने कॉमेडी डांस में डालना चालू किया और लोग हंसने लग गए, मेरी वाहवाही होने लगी, मेरे कमेंट्स अच्छे होने लगे। फिर जो रणवीर सिंह आ रहा है, अक्षय कुमार आ रहा है, कोई आ रहा है, वो उसका तारीफ कर रहा है कि इतना अच्छा करता है यार, हमारा गाना भी तू कर ले। अभी लिटिल भी बोला था उन्होंने, मेरे मास्टर में अक्षय कुमार सर ने बोला था यार तू इतना अच्छा करता है, क्या आगे जाके मेरे साथ काम करेगा क्या? तो मैंने बोला क्यों नहीं करेगा, आप अगर मौका दोगे तो हम चौका मारेंगे उस पर। पर वही है, मैं काम मांगने से ज़्यादा काम आने में बिलीव करता हूँ, क्योंकि काम कभी आता है आपका काम, जब आपका काम अच्छा दिखता है, तो अपने आप आपको कहीं ना कहीं से आपका नंबर कोई ले ही लेगा। और सुनो वैभव, हमने देखा है आपका काम करते हुए और ऐसा ही काम मुझे मिल रहा है। तो यहाँ पे मुझे और प्राउडनेस और खुशी होती है, क्योंकि लोग वैभव को बुलाना इसलिए नहीं बुलाते, लोग बोलते हैं वैभव के काम को भी बुलाना है। हाँ। तो इसलिए और मजा आता है, तो और पावर मिलती है और अच्छा काम करते हैं। पुनीत भाई ने आपको एक बोला था, जब आपने शो किया था, पुनीत भाई आए थे ना, मॉम में ऐसा आए थे, तो उन्होंने बोला था कि टीवी इंडस्ट्री में वैभव से बड़ा कोई डांसर नहीं, हाँ, और वैभव से बड़ा कोई एंटरटेनर नहीं। ये चीज़ तो हम भी बिलीव करते हैं, जो आपके चाहने वाले। उन्होंने कहा था, क्योंकि मैं उनके साथ 4 साल से काम किया हूँ, पुनीत भाई के साथ, मैं उनकी टीम में था, उनकी टीम को हेड भी करता था मैं, तो तभी उन्होंने देखा है मेरा काम करने का तरीका। मैं बहुत टाइम पे आता हूँ और टाइम के पहले काम खत्म कर देता हूँ, और जो सामने वाले को चाहिए मैं वैसा ही काम करता हूँ। खुद का आइडिया भी डालता हूँ, लेकिन उनका आइडिया भी रखता हूँ। हाँ। तो ये सब चीज़ उन्होंने ऐसा बोला कि आज तक वैभव जैसा कोरियोग्राफर बना नहीं है और उसकी तरह कोई कर नहीं सकता। ये उनकी मेरे लिए ब्लेसिंग्स है, पर मैं ये सब सोचता नहीं हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि कोई तो मुझसे इंस्पायर होकर मेरी तरह बने या मेरी तरह वो स्टाइल लेके आए, क्योंकि आपने देखा रहेगा अभी आजकल की तारीख में रियलिटी शो में बॉलीवुड स्टाइल मेरे अलावा कोई नहीं करता, क्योंकि लोगों को लगता है बॉलीवुड स्टाइल बहुत ईजी है, लेकिन सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट मुझे बॉलीवुड स्टाइल लगती है, क्योंकि इसमें कोई टेक्निक नहीं है, आपको दिल से नाचना है और आपको लोगों के लिए नाचना होता है। और इसलिए मेरा डांस होने के बाद बहुत लोग हंसना चालू कर देते हैं, बहुत लोगों में एनर्जी आ जाती है, क्योंकि मैं वो गाना लेता हूँ जो लोगों को पसंद होगा। मैं वैसे गाने नहीं लेता जो हमें पसंद होंगे, क्योंकि लोगों की सोच तक जाना, लोगों के दिल तक जाना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए पुनीत भाई ने जो बोला कि वैभव जो जॉनर करता है वो कोई नहीं करता, और पुनीत भाई ने मेरा काम देखा हुआ, इसलिए वो इतना प्राउड फील करते हैं मुझे। तो वैभव सर, लगभग आपने कितने शो किए होंगे आज तक टीवी इंडस्ट्री के? टीवी इंडस्ट्री के रियलिटी शो को अगर मैं गिनूँ तो आराम से मैंने 25 to 26 शोज़ किए आराम से। रियलिटी शो बूगी वूगी से लेके, जज डांस से लेके, ज़रा नच के दिखा से लेके, झलक से लेके, नचबले से लेके, सुपर डांसर से लेके, मराठी लिटिल मास्टर्स भी अभी जो मैं कर रहा हूँ, मराठी IBD भी किया है मैंने, जो MBD है IBD, मतलब ये सब शो मिला के मैंने 25 शो किए, और इस 25 शो में से मैं 22 शो का फाइनलिस्ट कर चुका हूँ और 5 शो का विनर कर चुका हूँ। इतना सारा आपने काम किया इंडस्ट्री में। अच्छा सर, आपने पढ़ाई कहाँ पे की? मैंने पढ़ाई ग्रेजुएशन की है कॉमर्स में। पढ़ाई में मैं अच्छा नहीं था, पर एक अच्छा है कि कभी मैं फेल नहीं हुआ हूँ। अच्छा। कभी फेल नहीं हुआ। मैं ऐसा था कि कल एग्जाम में तो आज पढ़ता था, मुझे पता है पास तो हो ही जाऊंगा मैं। हाँ। तो पढ़ाई में वैसा था, मैं ऐसा इंटरेस्टेड नहीं था, पढ़ाई और पढ़ाकू लड़का नहीं था। वो तो नसीब भगवान ने टैलेंट दिया है, तो आज इंडस्ट्री में हूँ। नहीं तो मैं फॉर श्योर पुलिस होता, क्योंकि मेरे डैडी पुलिस थे, तो मुझे पता है मैं ग्रेजुएशन में जाऊँगा, मैं हाइट अच्छी है, पुलिस में तो आराम से जा सकते थे। आराम से, क्योंकि डैडी पुलिस थे, तो उनके थ्रू सीधा ट्रेनिंग में जाना इजी होता है, क्योंकि पुलिस वाले का लड़का एक पुलिस वाला बन सकता है, उनको पता भी होता है ना। हाँ। तो मैंने देखा ही था पुलिस क्या कहता है,
पुलिस वाले को खुद का एक घर मिल जाता है गवर्नमेंट का, एक क्वार्टर्स में घर मिल जाता है, तो वो सब सोचती है। पर मुझे नहीं पता था कि टैलेंट इतना एक्सप्लोर हो जाएगा कि आज वैभव एक ऐसा नाम बन जाएगा जहाँ पे लोग उसे देखना चाहेंगे, लोग उसे इंस्पायर होना चाहेंगे। तो वही है, करते करते यहाँ तक आज आ गया मैं, और मैं खुद पे ही भरोसा करता हूँ। मेरे को दूसरों पे भरोसा नहीं करना है। दूसरे बोलेंगे, तारीफ कर देंगे, तो मैं उसको दिमाग में जाने देता नहीं हूँ। मैं उसको सुनता हूँ, उसको दिल में रखता हूँ, उसी पे और मेहनत करने की कोशिश करता हूँ ताकि हमें और काम मिलते रहे। बस पूरे भारत में तो सभी आपको जानते हैं, सभी आपसे प्यार करते हैं। मैं भी आपको 7-8 साल से जानता हूँ, सुबह से जानता हूँ। तारीफ तो अपनी जगह उतरी। मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ आपसे। तो कि क्या ही बोलूँ मैं आपसे। ज़्यादा तारीफ करना भी ऐसा लगता है ना कि नहीं, तारीफ इसलिए आपने देखा रहेगा, आपने जब तारीफ भी होती है, जैसे रेमो सर मेरी तारीफ करते हैं या गीता रेमो सर ने अभी हाल ही में जो उन्होंने बताया, बोला आपके बारे में, तो कभी, क्योंकि देखो बहुत लोग ऐसे हैं कि तारीफ होती है तो थोड़ा चौड़ी हो जाते हैं। मेरी जब तारीफ होती है तो मैं रोना चालू करता हूँ। आप बहुत इमोशनल हैं। मैं इमोशनल हो जाता हूँ, क्योंकि मैं जहाँ से, जैसे मैंने बोला कि गटर के यहाँ पैदा होना, तो वहाँ से ऐसा प्यार कभी मिला ही नहीं ना। लोग यही बोलते हैं, अब कैसा लगा यार, क्या करता है ये, क्या कर रहा है, डांस कर रहा है क्या, पढ़ाई में भी अच्छा नहीं है। तो हम यही सुनते आए हैं, आप समझे। अब जब तारीफ होती है तो ऐसा लगता है कि यार उन सबको हम जवाब तो दे ही रहे काम से। और ये तारीफ हमने कभी सुनी नहीं है, तो वो तारीफ सुन के और इमोशनल फील होता है अपने आप देखोगे तो ऐसा सुनते ही आंखों से आंसू आ जाते हैं, मैंने देखा है। तो वो फील, वो अच्छे आंसू है, खुशी के आंसू होते हैं कि यस, जो भी कोई बोलता था मैं काला हूँ, या जो भी कोई बोलता था मैं पतला हूँ, तो नहीं जा सकता आगे, तो ये क्या करता है। पहले डांसर को वो कहा जाता था बाइला, बाइला मतलब नचनिया। अच्छा, हाँ, मराठी में बाइला, हिंदी में नचनिया। क्या करता है, नाचता है लोग, तो लोगों को लगता था नाचना मतलब लोग पैसा उड़ाते हैं, हाँ। जैसे बार में हो या वो अलग थॉट प्रोसेस है। हम तो हमारा टैलेंट दिखाते हैं, हम क्यों नाच रहे हैं, क्योंकि हीरो भी पीछे डांसर की वजह से अच्छा दिखता है। हाँ, तो वो काम, पर किसी की गलती है नहीं, क्योंकि पहले प्रोफेशन क्या था, बड़ा होकर आपको डॉक्टर, इंजीनियर, पुलिस ही बनना है। हाँ। 2010 के बाद जॉनर ही चेंज हो गया। आप सिंगर भी बन सकते हो, आप गिटारिस्ट भी बन सकते हो, आप यूट्यूब पे कुछ कर सकते हो, आप डांसर बन सकते हो। तो अभी प्रोफेशन चेंज हो गया। अभी आधे से ज्यादा दुनिया को डांसर बनना है, हाँ। आधे से ज्यादा दुनिया को कोरियोग्राफर बनना है। तो ये सारी चीजें, तो हमें अच्छा लगता है कि आज हमें देख के लोग ये सब बनना चाहते हैं, जो अच्छी बात है। पर हम सबको जब वर्कशॉप के लिए भी जाते हैं बाहर, या हम लोगों को मिलते हैं, हम उनसे बातें करते हैं, हम उनको समझाते भी यस ये लाइन में आप आ सकते हो, पर बहुत रिस्क है, फैमिली से थोड़ा दूर रहना ही पड़ता है, हाँ। अपने पहचान वालों से दूर रहना पड़ता है, अपने प्यार वालों से दूर रहना पड़ता है, ज़्यादा टाइम आपको काम के लिए देना होता है, कम टाइम अपनों को देना होता है। ये सारी चीज़ें हम उनको समझाते हैं, और फिर लोग ये सुन के इंस्पायर होते हैं और मेहनत करना चालू करते हैं। और जहाँ जहाँ देखते हैं जो कंटेस्टेंट आते हैं, वो कंटेस्टेंट कहीं ना कहीं हमारे वर्कशॉप में कहीं आए हैं, कहीं ना कहीं, जैसे वर्तिका भी है, हाँ। वर्तिका भी मेरे सामने परफॉर्म कर चुकी है बहुत सारे सिटीज़ में, MP साइड हो, UP साइड हो। और फिर उसको जब डांसर्स में देखा तो अच्छा लगा कि हमारी बातें सुन के, हमारा जजमेंट को सुन के वो अपने आप को इम्प्रूव करती रही, और आज वो एक बहुत बड़ा नाम है। तो ये सारी चीज़ें, उन्होंने आपकी तारीफ भी की थी, हमारे आए थे पिछले एपिसोड में, उन्होंने आपकी तारीफ की थी कि वो वर्कशॉप के लिए आती थी मुंबई, हाँ, वहाँ UP से, हाँ, बोला था उन्होंने। तो वैसे बहुत लोग जो हमारे वर्कशॉप भी ज्वाइन करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमसे इंस्पायर होकर हमारी बातों को समझ के आज बहुत बड़े बने। आपको देख के बहुत लोग डांस करना शुरू किए होंगे, आप लोग फॉलो करते हैं बहुत ही लोग, क्योंकि अपने भाई की तरह के तो आपको बताइए कितना है, बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि सर आपकी तरह बनना है। मैं तो उनको मुंह पे बोलता हूँ कि मेरी तरह बनो ही मत, मेरी तरह भी मत बनो, किसी की तरह भी मत बनो। मेरी तरह बनना है तो शायद आपके आधार कार्ड पे मेरा फोटो होना चाहिए, हाँ। तो मेरी तरह आप अपनी तरह बनो, क्योंकि आप अपनी तरह बनो, आप अपनी पहचान बनाओ। क्योंकि एक वैभव बन गया, एक पॉल बन गया, एक वर्तिका बन गई, एक रेमो सर बन गया, एक गीतामा बन गया। अब वापस आपको रेमो सर ही क्यों बनना है, वापस आपको धर्मेश ही क्यों बनना है, वापस आपको वैभव क्यों बनना है। आप खुद की तरह बनो, यस, हम सबसे इंस्पायर हो जाओ। जैसे मैं रेमो सर को बहुत मानता हूँ, मेरे बैक पे उनका टैटू है, पर मैं रेमो सर नहीं बन सकता, मैं उनकी तरह नहीं बन सकता। यस, उनसे बहुत कुछ सीखता हूँ, उनको रोज देखना ही बहुत बड़ी ताकत है। उन्होंने कहा, उस वीडियो में भी कहा, आपने देखा कि वैभव मेरा रिफ्लेक्शन है, वैभव मेरा छोटा भाई है, यही मेरे लिए बहुत बड़ी जीत है। उनसे सीख के मैं शायद वो अच्छा इंसान बन रहा हूँ। लोग मुझे अच्छा इंसान बोलते हैं, लोग मुझे बोलते हैं सर आपको देखना हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, आपसे मिलते हैं तो हम रोते हैं। तो वो शायद मैं रेमो सर को देख के सीखा हो कि काम कितना भी बड़ा करते हो या काम कितना भी अच्छा करते हो, सबसे पहला आप इंसान कितने अच्छे बन सकते हो वो बनो, उसके बाद ही लोग आपको प्यार करना चालू करेंगे और लोग आपको देखना चाहेंगे। तो वो मैं उनसे सीखा हूँ, क्योंकि हर किसी से सीखना बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि सीखते रहोगे तो आगे बढ़ते रहोगे। जिस दिन सीखना बंद करोगे उस दिन काम भी बंद हो जाएगा और आगे बढ़ना भी बंद हो जाएगा।
आप इंसान तो बहुत अच्छे हैं क्योंकि मैं आपको जब से जान रहा हूँ, मैंने आपसे एक बार से पूछा था कि सर आपका इंटरव्यू करना है। मैंने सर से बोला था कि सर का इंटरव्यू करना है, तो उन्होंने बोला था हाँ कभी भी कर लेंगे। पहले भी आने वाले थे लेकिन कुछ प्रॉब्लम हो गई थी इनकी, तो नहीं आ पाए, लेकिन आज आ गए हैं, आज हमारे साथ हैं। तो सर आपने रेमो सर के साथ एबीसीडी फिल्म में थे एबीसीडी 2 में था। 2 में। तो एबीसीडी 2 में क्या हुआ वहाँ का कैसा माहौल था? वहाँ का ज़्यादा मस्ती कौन करते? वहाँ सब तो बड़े बड़े सेलिब्रिटी थे, आप भी उनमें से एक हो। एबीसीडी 2 में कैसा हुआ था, मुझे पॉल और राहुल को बेसिकली बुलाया था। हाँ। और उन्होंने बोला था कि वैभव को भी बुला लो, गाना ये अच्छा है, गाना तुम लोग ही बनाओ, गाना तुम लोग कोरियोग्राफ करो ये वो। तो राहुल पॉल ही कोरियोग्राफर थे, मैं उनको हेल्प कर रहा था वहाँ पे। फिर क्या हुआ, प्रभु सर आया, प्रभु सर को सिखाते थे, प्रभु देवा सर को। फिर सर ने बोला मैं आज शाम को देखने आ रहा हूँ, तो देखता हूँ। रेमो सर। हाँ, तो आए तो पॉल, मैं और राहुल और एक बंदा था जो हम डांस कर रहे थे। तो उन्होंने देखा और बाहर जाके कुछ बातें की उन्होंने अपने टीम के साथ। तो बोले कि एक्चुअली तुम लोग भी डांस करोगे प्रभु सर के साथ। तो हम ऐसे हैं, हम क्यों करेंगे, नहीं तुम लोग बहुत अच्छा करते हो, ये वो अच्छा कर रहे हो, अच्छा लग रहा है, मैं देख रहा हूँ फ्रेम कि प्रभु सर के साथ तुम चारों करोगे तो अच्छा लगेगा। तो हमें खुश हो गया कि प्रभु सर के साथ ये ऐसा वीडियो रहेगा जो लाइफ टाइम यूट्यूब पे रहेगा, ये चला ही नहीं जाएगा मूवी में ना। तो हम भी खुश हो गए, प्रभु सर के साथ हम 4 लोग डांस कर रहे हैं, मैं, राहुल, पॉल और एक आदित्य करके लड़का है। तो बहुत मजा आया। और वहाँ पे सेट पे हम 4 दिन ये शूट कर रहे थे, जहाँ पे हमने थोड़े से सीन भी किए। हाँ। और उसमें मस्ती तो वहाँ पे प्रभु सर ही ज्यादा करते हैं, प्रभु सर बहुत कॉमेडी करते हैं। और वहाँ पे ऐसा नहीं कि प्रोफेशनल काम नहीं चलता है कि आओ चलो तुम काम करने हो काम करो। शॉर्ट होने के बाद सब लोग मस्ती करते रहते हैं, कोई क्रिकेट खेल रहा है, कोई बैठ के वो लूडो खेल रहा है, ये वो, तो ऐसी वाली मस्ती होती थी। और प्रभु सर भी बहुत सपोर्टिव थे, ऐसे नहीं कि प्रभु सर एक रिस्पेक्ट होता है ना, प्रभु सर है तो यार चुप बैठो, बोलते क्या चुप यार चल मस्ती करते हैं। अच्छा। बीच में गाना लगा के डांस करते थे, वो एक ही टेक देते हैं। अच्छा। वो एक बोलते तुम्हारा सब कुछ रेडी है, मैं एक ही टेक दूंगा। हाँ। तो एक ही टेक में वो इंसान वो पूरा शॉट दे देता था। तो बहुत अच्छा है वो मेमोरी, बहुत लाइफ टाइम मेमोरी ऐसी है कि जो कभी जाएगी नहीं, दिल से नहीं जाएगी ना जिंदगी से जाएगी। और रेमो सर ने वो मौका दिया जिसके वजह से हम और दुनिया के सामने आ गए, क्योंकि छोटे पर्दे पे तो आते ही हम टीवी पे। हाँ। बड़े पर्दे पे आना और फिर हम जाके खुद की मूवी देख रहे हैं और उसमें हम देख रहे कि खुद ही हम नाच रहे, तो वो अलग फीलिंग थी। और वो रेमो सर के वैसे ही पूरी हुई। तो कभी ऐसा होप नहीं किया था, और मैं ये चाहता नहीं हूँ कि रेमो सर मुझे काम दे, पर जब काम मिल ही जाता है सामने से और अच्छा लगता है। और उनके साथ काम करना मतलब दुआ है आपके लिए। लोग सोचते हैं, ख्वाहिश करते हैं, भगवान से विश करते हैं कि उनके साथ मिले मौका। यस, भगवान है वो डांस के लोगों के लिए तो फॉर श्योर भगवान है, क्योंकि उन्होंने बहुत लोगों की जिंदगी संवारी है, संवार रहे हैं और बना भी रहे हैं। हमने तो बहुत से लोगों को देखा है जो आज बड़े बड़े नाम है, शायद उन्होंने ही बनाया है। अच्छा, कभी आपको सर टीवी शो में आपने बोला कि भेदभाव होता है, आपके साथ हुआ? मुझे ऐसा लगा नहीं कभी भेदभाव हुआ है। बहुत लोग ऐसा बोलते हैं सर आपको कमेंट इतना अच्छा नहीं मिलता है, कभी कभी किसी को ज़्यादा अच्छा मिलता है। बोला देखो डिपेंड करता है ना, शायद मेरी सोच है, मेरा एक्ट मुझे लगता है अच्छा है, लेकिन सामने वाले को नहीं लगता होगा अच्छा है, तो वो ही बोलेगा कि आज मुझे कुछ कमी लगी। तो मुझे कभी ऐसा भेदभाव फील नहीं हुआ है। मुझे बेसिकली मैं कहूँगा कि 90% अभी तक के 100% के काम में 90% मुझे हमेशा अच्छी तारीफ, अच्छी कॉम्प्लीमेंट, अच्छा प्यार मिला है। जो भी जज हो, जो भी आर्टिस्ट आता हो, तो उन्हें मेरा काम उनके दिल तक पहुंचा है। और जब भी नहीं पहुंचा है तब उन्होंने मुझे तारीफ भी ऐसी की है कि मुझे लगता है ऐसा होना चाहिए, मैं वो नेक्स्ट टाइम सिर्फ इस पर ध्यान देना, और उस पर ध्यान रख के मैंने नेक्स्ट टाइम और अच्छा किया है। तो मुझे कभी लगता नहीं है कि मेरे साथ भेदभाव हुआ है। किसको लगा होगा तो मुझे नहीं पता, पर मुझे पर्सनली कभी लगा नहीं कि मेरे साथ भेदभाव हुआ है। हाँ, तो क्योंकि ऐसा होता है ना कि कलर की वजह से आप जैसे बोल रहे थे अभी, वो तभी जब डांसर था तभी हुआ है, तभी अभी तो नहीं। कंटेस्टेंट होने के बाद कभी नहीं हुआ। कंटेस्टेंट क्योंकि होने तब के बाद सर आपका नाम हो गया। हाँ, क्योंकि नहीं उसके बाद उन्होंने देखा है कि नाम तो है लेकिन वैभव का काम भी बहुत अच्छा है। लोग और मेरे को ऐसे कंटेस्टेंट मिलते हैं जो पत्थर होते हैं, और पत्थर को मैं तराश के हीरा बनाता हूँ। देखा मैंने इनको डांस, मेरे हर शो में देखा है, मेरा हर कंटेस्टेंट नॉन डांसर ही होता है जो फाइनल तक डांसर बन जाता है और बड़े भी जीत जाता है। जैसे कि आपके बड़े बड़े लोग तारीफ करके जाते हैं बॉलीवुड में, शायद ही कोई जो ना जानता हो, आपको सभी जानते हैं क्योंकि आपने इतने शो किए हैं, हर जगह कोई ना कोई आया है। आपसे लोगों को उम्मीदें बहुत हैं, बहुत, मुझे भी उम्मीद है आपसे हैं। तो हम आपसे ये इतनी उम्मीद तो लगा ही सकते हैं कि आगे चल के हम आपको किसी टीवी शो में ऐसा जज करते हुए किसी कोई शो देखेंगे। बहुत ही दिली तमन्ना है, मेरा सपना है जज बनना, और जिसमें से थोड़ा सा पूरा हुआ है। एक मराठी शो में मैं जज था, जिसको मराठी डांस प्लस कहा जाता था, मैं होना सुपरस्टार करके। हाँ, तो उसमें मैं जज था, पर वो मराठी शो में था। पर मैं चाहता हूँ कि मैं हिंदी शो में जज बनूँ, और मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ वो अचानक से आएगा तो मेरे को और खुशी मिलेगी। हम चाहते भी हैं कि आप करें। बहुत लोग चाहते हैं, मैं खुद सबसे ज़्यादा मैं चाहता हूँ। और क्योंकि मैंने एक्सपेक्टेशन और होप जिंदगी से निकाल दिया है, क्योंकि आप कुछ चाहते हो ऐसा हो, वो होता नहीं है तो आप डिप्रेस हो जाते हो। हाँ।
आप ये भी चाहते हो कि आज मैं जाऊंगा तो मुझे शायद ये मिलेगा, वो नहीं मिलता तो आप और डिप्रेस हो जाते हो। तो ये दो चीज़ें मैंने ज़िंदगी से निकाल दी है। मुझे पता है कि मुझे काम अच्छा करते रहना है और उस काम की वजह से मुझे काम मिलते रहेगा, और जो मिल रहा है अवॉर्ड नाइट करने लग गया हूँ, एक शो अभी डांस मास्टर डांस है उसमें मैं सुपरवाइजिंग करने लग गया हूँ। तो यह सभी मेरे काम को लोग देख रहे हैं, लोग काम को प्यार कर रहे हैं और उस काम को और देखना चाहते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे आने के 2-3 साल में फॉर श्योर किसी शो का, हिंदी शो का, बहुत बड़े शो का जजमेंट। हम भी भगवान से दुआ करेंगे कि आप जल्दी हमको दिखें। अच्छा सर, जैसे कि आपके पापा ने नहीं सोचा होगा कि आप डांसर बनेंगे या सेलिब्रिटी बनेंगे, आप चाहते हैं आपका बच्चा, जो आपका एक बेटा भी है, हाँ। शायद 3 साल का है, हाँ। तो आप क्या चाहते हो वो क्या बने? मेरा बेटा 3 साल का है, गर्विक नाम है उसका, मैं प्यार से उसको सिम्बा बोलता हूँ। हाँ। तो देखो हम दोनों डांसर है, मैं और मेरी वाइफ दोनों डांसर थे। तो उसमें वो डांस की क्वालिटी है, घर पे वो डांस देख के प्रॉपर स्टेप्स करता है। अगर वो लक्ष्मी का गाना देख रहा है तो सेम स्टेप करेगा, वो रणबीर का गाना देख रहा है तो सेम स्टेप करता है। डांस क्वालिटी तो है उसमें अभी 3 साल में? हाँ, क्योंकि वो करता है डांस, प्रॉपर करता है, वो दोनों के खुद में डांस है तो हाँ। ऑब्वियसली इसके होगा ही। तो कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि हम उसे फोर्स नहीं करेंगे कुछ चीज़ करने के लिए। एक टाइम आएगा, हम उसको रोज परखते हैं कि उसको क्या पसंद है। तो डांस के अलावा उसको फुटबॉल बहुत पसंद है, उसको साइकिल चलाना बहुत पसंद है, तो ये हम देखते हैं। पर अभी एक टाइम आएगा जब ऑब्वियसली उसका इंटरेस्ट ज़्यादा जिसमें बढ़ेगा, तो उसमें हम उसको डालने की कोशिश करेंगे, हम उसको फोर्स नहीं करेंगे। ऑब्वियसली अभी उसको पता चलता है कि मेरे पापा टीवी पे आते हैं, हाँ। तो देखता है पापा टीवी पे आते हैं, पापा डांस करते हैं, ये उसको समझ रहा है। जब वो बड़ा हो जाएगा और थोड़ा सा 3-4 साल बाद, तो अगर उसको लगता है कि उसको भी ये सब करना है तो हम उसको उसमें ही डालेंगे। और तभी तक शायद डांस इंडस्ट्री, एक अपनी फिल्म इंडस्ट्री बहुत बड़ी हो जाएगी, एक्सप्लोर हो जाएगी और ऑप्शंस खुल जाएंगे। और उसको जो बनना है, हमारे ज़माने में था ना कि तो ये बनना है वो बनना है, हाँ। तो वो मैं नहीं करूँगा। उसको जो बनना है और जो अच्छा रहेगा उसके लिए, उसमें हम उसको टारगेट करेंगे कि उसमें उसको डालें, पूरा सपोर्ट करेंगे। यस यस यस। अच्छा, मैंने आपके साथ में अभी हाल ही में लिटिल किया था फिर मॉम की, तो हम लोग लिटिल में गए थे, कहाँ वो फिनाले में वाटर किंगडम गए थे, वहाँ पे कितनी बारिश हो रही थी, बहुत काम था वहाँ पे, तो वहाँ पे कुछ एक्सपीरियंस बताएंगे? पहली बार हुआ है वाटर किंगडम में एक ऐसा एक्ट जहाँ पे टीवी पे आने और वाला पूरा था, बारिश में? और पूरा बारिश में था, पूरा पानी में था, तो बहुत मजा आया। मतलब बच्चे तो मजे कर रहे थे, मैं और पॉल सबसे और छोटे बच्चे हो गए थे। हम पूरा 3 दिन से मस्ती कर रहे थे और बहुत मजा आया हमको वहाँ जाके। और पहली बार बिन्नी सर की वजह से इतना बड़ा एक्ट हुआ है, स्टूडियो के बाहर हुआ है और कभी नहीं हुआ, मतलब इंटरनेशनली भी ऐसा एक्ट नहीं हुआ है। तो वहाँ पे तो बहुत मजा आया, बच्चों के साथ हम बच्चे बन गए थे और हम किसी का सुन नहीं रहे थे, हम डांट भी खा रहे थे, तो बहुत मजा आ रहा था। और बस एक नया एक्सपीरियंस था कि वाटर किंगडम में हमेशा पिकनिक और खेलने गए, और वहाँ पे पिकनिक भी हो रही थी, खेल भी रहे थे और काम भी हो रहा था, तो बहुत मजा आ रहा था। और ये शो में मॉम और लिटिल में कुछ आपको डिफरेंस देखा? ये में बच्चे थे तो क्रिएटिविटी ओपन हो रही थी, मजा आ रहा था। कुछ जैसे सैंड एक्ट किया, टीवी का एक्ट किया, एक मलखम का एक्ट किया, तो बहुत अलग अलग एक्ट किए, क्योंकि बच्चे थे तो आपका दिमाग ओपन हो जाता है। माँ के साथ सुपर मॉम में पहला एक्सपीरियंस था कि इसी माँ को कैसे नचवाना है, उसके सपने भी पूरे करने हैं। तो सुपर मॉम में लिटिल मास्टर से भी बहुत डिफिकल्ट शो था, क्योंकि वहाँ पे मम्मी को समझना, उसको तकलीफ ना होना, उनको अच्छा दिखाना, अपने काम को भी उनके थ्रू अच्छा दिखाना, तो ये बहुत डिफिकल्ट टास्क था। तो मॉम का एक्सपीरियंस लिटिल मास्टर से बहुत डिफिकल्ट था, लेकिन बहुत प्यारा भी था। और आप उनको फिनाले तक लेके आए? फिनाले तक। ये आप ही की मेहनत थी? यस यस यस। तो अच्छा, एक ऐसे मजे की बात है कि जब कभी घर पे आप भाभी के साथ कभी झगड़ा या फिर गुस्सा आ जाती हो, तो आप उनको कभी मनाते हैं, डांस करके मनाए हैं कि मनाते हैं? गुस्सा तो होता है, झगड़ा भी होता ही रहता है, तो कभी डांस करके मनाता हूँ, कभी बोलता हूँ चलो बाहर जाते हैं, कभी मूवी की टिकट निकाल के मनाता हूँ। तो मनाना तो पड़ता है, वो मनाना मुझे ही पड़ता है, क्योंकि गलती मेरी हो तो भी सॉरी मुझे बोलना है, अगर गलती नहीं हो तो भी सॉरी मुझे ही बोलना है। पर ठीक है, वो बहुत समझदार है, वो बहुत समझ के लेती है। अभी कभी क्या होता है, काम के चक्कर में आपका पैकअप 2 बजे हो जाता है, तो इरिटेट होते हो आप, और आप घर पे जाते हो, चाहे आप चाहते हो कि आपको पानी मिले या आपको खाना मिले, नहीं मिलता तो मैं फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ। तो कहीं ना कहीं वो मेरी गलती मुझे पता है, पर वो बहुत समझदार है, वो इतने साल से मुझे सपोर्ट करते आई, और आज मेरी ज़िंदगी में मैं अगर बड़ा ना हूँ, उसमें 70 से 80% साथ उसका है, और मेघना ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। तो यस, झगड़ा होने के बाद कभी कभी डांस करके मना लेता हूँ, कभी कभी वीडियो भेज के मना लेता हूँ, कभी कभी मैसेज डाल के मना लेता हूँ, तो कभी कभी बोलता हूँ चलो बाहर जाते हैं, घूमने जाते हैं, कभी मूवी देखने जाते हैं, तो मनाना तो मुझे पड़ता ही है। अभी अपने बर्थडे पे गए थे, क्योंकि हम आपको फॉलो करते हैं, आपकी एक एक बारियाँ देखते रहते हैं, तो वैसे आप भाभी से बहुत प्यार करते हैं, तो जग जाहिर है, सबको ही पता है। अच्छा, जैसे घर पे खाना कभी आप बनाते हैं कि भाभी को बना के खिलाते हैं? नहीं, मुझे खाना बनाना बिल्कुल नहीं आता, बिल्कुल और वो चाहेगी भी नहीं कि मेरे हाथ का खाए, उसे पता है उसको पेट में दर्द हो जाएगा या कुछ, तो
गलती बना लूँगा मैं। पर मेरी वाइफ खाना बहुत अच्छा बनाती है, वेज हो नॉन वेज हो, तो मुझे उसके हाथ का खाना बहुत पसंद है। और अभी तो टाइम नहीं मिलता है कि 2-2 बजे पैकअप होता है, तब तक वो सो जाती है बच्चे के कारण। तो वो पूछती भी है खाना बना के रखो क्या, तो मैं ही उसे तकलीफ नहीं देना चाहता कि ना मत बना के रखो, मैं बाहर खा के आ जाऊँगा। लेकिन वो मैं अभी बर्थडे के दिन भी बाहर गया क्योंकि टाइम नहीं मिलता उनको देने के लिए। हाँ। हमारा काम ही ऐसा है कि अपना पूरा दिन रात इधर चला जाता है। पैकअप होने के बाद में हमें सोचना पड़ता है कि कल क्या करना है, परसों क्या करना है, तो उस चक्कर में टाइम कम देने मिलता है। तो इस टाइम मैंने बर्थडे में टाइम निकाला, 3 दिन हम बाहर गए थे सिर्फ हम तीनों, और हमने बहुत एंजॉय किया, एक दूसरे को टाइम दिया ताकि आगे जाके झगड़े का टाइम थोड़ा स्पेस कम हो जाए, तो उस चीज़ को लेकर भी झगड़े हो जाते हैं। लेकिन ये मेरा टाइम है जहाँ पे मुझे दिखाना है लोगों को कि मैं वैभव कौन हूँ, मेरा काम अच्छा क्यों है, क्योंकि इंडस्ट्री घड़ी की तरह चलती है, टाइम है तो उसको अपना लो, टाइम नहीं आता है तो और ख़राब हो जाता है। तो इस टाइम को मैं अपनाना चाहता हूँ, और उतनी अंडरस्टैंडिंग वाइफ में भी है और समझ है। पर जब भी जल्दी पैकअप होता है, जब भी जल्दी टाइम मिलता है, तो मैं घर जाकर उनको टाइम देता हूँ और हम बाहर जाते हैं। और ये जो टाइम है ये आप ही का टाइम है। यस यस यस। ये पूरी तरह आप ही का टाइम चल रहा है। आप अगर मिट्टी वहां लगा तो सोना बन जाएगी। ये कोशिश चालू। रियलिटी मुझे ऐसा लगता है। अच्छा, कभी आप बचपन में कोई गेम खेलते थे कि वो वाला? यस यस। उसको क्या बोलते थे आप? हम मराठी में उसको गोटी खेलना बोलते हैं। हाँ हाँ हाँ, हम पता नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं, वो गोटी खेलते हैं, फिर लिगोचा खेलते हैं, बॉल फेंकने वाला। तो बचपन में वो चौल में पैदा हुआ तो यही सब ज़्यादा खेलते थे हम लोग। हाइड एंड सीक खेलेंगे, बैट बॉल खेलते थे, फिर गोटी खेलते थे। तो किसी की वो गोटियाँ जमा करना बहुत बड़ी बात होती है एक बार। हाँ हाँ। तो सारे गेम्स खेलते थे हम लोग। और ये क्या बोलते हैं, आप भाभी के साथ आप बचपन से, मतलब कि जब से स्कूल से हैं, तो उनको आपने मतलब प्रपोज किया था, मतलब किसी को उनको लव लेटर कभी दिया है? प्रेम पत्र? प्रेम पत्र नहीं दिया है मैंने कभी। मुझे पसंद आई थी वो कॉलेज में ही, और हम लोग घूमने गए थे बांद्रा। मन्नत के सामने हम बैठे थे, शाहरुख के बंगले के सामने, और मैंने वहाँ पे उनको सीधा प्रपोज कर दिया था कि मैं वैसा था ही नहीं, मेरे को भी ऐसा कब लव रिलेशन बनाना है, किसी लड़की को पटाना बोलते हैं ना, हाँ। उस चक्कर में था ही नहीं। जब भी पसंद आई तो यही पसंद आई, और मैं डायरेक्ट जब प्रपोज भी किया था, बोला तो प्रपोज कर रहा हूँ मैं, लेकिन सिर्फ बॉयफ्रेंड बनने के लिए नहीं, मैं आगे जाके घर पे बता के शादी भी करना चाहता हूँ वैसा। तो मैंने खुद वैसा प्रपोज किया था, और इसका जवाब मुझे दूसरे दिन मिला था। अच्छा। 31 दिसंबर को मैंने प्रपोज किया था 2003 को, और 1 जनवरी 2004 को उसने मुझे हाँ कहा था। आपने मतलब 3 में प्रपोज किया, 4 में हाँ मिला? यस 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 यस। तो वैसा था क्योंकि उसे पसंद आया कि वो बहुत मस्ती करता है, वो सीरियस भी है ये वो, क्योंकि उसके पहले 3 महीने से मैं उसको पूछता था कि मुझे आप पसंद हो, ये वो डायरेक्ट ऐसी थी कि डायरेक्ट ये लड़का आके पसंद है कैसे बोल रहा है। अच्छा। उसे नाम भी नहीं बताया, ये वो डायरेक्ट मैंने वो बोल दिया था। तो उसने मेरे को आई थिंक 3 महीना देखा भी होगा, ये कैसा है, ये कैसे बात करता है, ये कैसा रहता है सबके साथ। तो शायद उसके बाद उसने हाँ बोला, फिर वहाँ से हमारा रिलेशन चालू हुआ। और फिर एक टाइम आने के बाद जब हमें पता चला कि अब मैं कुछ लायक हूँ हाँ। उसके घर जाके ये पूछने के लिए, तब मैंने घर जाके उसे 13 में आपने शादी की? 14 में शादी की, 14 में। और 11 में हमारे एंगेजमेंट हुई, 2011 में। दिहाड़ी में आने से पहले में एंगेजमेंट हो गई थी मेरी। तो सर थोड़ा रैपिड फायर खेलेंगे? यस यस यस। अच्छा, आपके फ़ोन में ऐसे कोई 2 ऐप जिनके बिना आप रह नहीं सकते? इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप। इनके बिना आप नहीं रहते? नहीं। अगर आप डांसर ना होते तो क्या होते? पुलिस। पुलिस में? आपकी कोई ऐसी आदत जो आप छोड़ना चाहते हैं? सबको हाँ बोलने की। जब सबको हाँ बोल मैं देते हैं? सबको हाँ बोल देता हूँ, उसके बाद मैं कभी कभी जैसे आपको हाँ बोल देने हाँ। नहीं आया तो मुझे पता है कि आपको थोड़ा सा सैड फील हुआ रहेगा, तो मैं सबको हाँ बोल देता हूँ। सर मैं आपके पास काम कर सकता हूँ? हाँ। आपसे पैसा मिलेगा? हाँ। तो मैं दे देता हूँ। तो ये शायद हर हाँ बोलना गलत आदत है, तो कहीं ना कहीं ना बोलना जरूरी है, तो ये आदत मुझे छोड़नी है। ऐसा कोई गाना जो आप किसी भी सिचुएशन पे आपको नाचने पे मजबूर कर देता है? हाँ, जिंगार। जिंगाट वाला? हाँ। सैराट वाला? हाँ सर, मराठी वाला। हाँ हाँ। हाँ। ऐसी कोई फिल्म जो आप कभी भी देख सकते हैं? अंदाज अपना अपना। आप पे कोई फिल्म बनी तो उसका टाइटल क्या होगा? जिंदगी का सच। एक इंसान जिसको आप कभी भी कॉल कर सकते हैं रात के 2 बजे भी? मेरी वाइफ। आपका सबसे बड़ा डर क्या है, कुछ है? सबसे बड़ा डर ये है कि मैं चाहता हूँ कि मुझे कोई इंजरी ना हो, ताकि ना मेरा टैलेंट कम हो और ना मेरा करियर खत्म हो, ना मेरे बच्चे की लाइफ खराब हो। आपका फेवरेट एक्टर? रणवीर सिंह, शाहरुख खान। एक्ट्रेस? दीपिका पादुकोण। फेवरेट एक्टर? फेवरेट डायरेक्टर? हाँ। फेवरेट डायरेक्टर है अनुराग कश्यप। फेवरेट जज जो अभी तक शो? हाँ, रेमो सर गीतामा। अगर आपको डेट पे जाने का मौका मिले तो किसके साथ जाना पसंद करेंगे? एक्ट्रेस? एक्ट्रेस में? हाँ। अरे बाप रे, तो ये बात कर दिया। अगर एक्ट्रेस में अगर किसी के साथ जाना है तो दीपिका पादुकोण या शिल्पा शेट्टी मैम। आपकी कोई फेवरेट जगह जहाँ पे आप जाना पसंद करते हैं, घूमते हैं, वेकेशन मनाते हैं? ओके, मैं ऐसा घूमने वाला बंदा हूँ नहीं, पर अगर मेरे को जाना है घूमने तो मेरे को मालदीव जाना है घूमने। मालदीव? हाँ। अभी तक आप गए नहीं? अभी तक नहीं गया मैं।
मैं भी जाना चाहता हूँ। मैं भी जाना चाहता आपका कोई फेवरेट क्रिकेटर, हूँ। विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, कोई सिंगर? सोनू निगम। तो आज का ये हो गया सर। तो आपके चाहने वालों का, जैसे कि आप लोग फॉलो करते हैं आपको आपसे ही सीखेंगे, तो आप उनको ऐसा मतलब कुछ बताना चाहेंगे कि क्या करें क्या ना करें अपनी लाइफ में? जो भी ये वीडियो देख रहा है और मुझे सुन रहा है, मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि आप अगर अपने आप पे भरोसा करते हो, भरोसे को कम मत होने दीजिए। बहुत लोग आएंगे आपको बोलेंगे तू ये मत कर, वो मत कर। यस, उनका सुनो और उनको भी बुरा लगने मत दो, पर आपको अगर खुद पे भरोसा है, आप ही खुद की ताकत बन सकते हो और आप ही खुद का सपना सच कर सकते हो। और एक चीज़ है कि सपने सोते हुए मत देखो, सपने जागते हुए देखो। आंखें खुले करके जो सपने देखोगे ना, उसके पीछे आप पढ़ना चालू कर दोगे, क्योंकि जो आंखें बंद करके सपने देखते हो वो सुबह टूट ही जाते हैं और वो पूरे नहीं होते। वो सपना सपने में ही अच्छा लगता है। शायद सपने में आपको ऑस्कर अवार्ड मिल जाएगा, सपने में आपको अच्छा गाना मिल जाएगा, लेकिन वो गाना सच में मिलना बहुत ज़रूरी है। तो आंखें खोल के सपने देखो, चलते हुए सपने देखो, बैठते हुए सपने देखो, पर आंखें खुले रखो और खुद पे भरोसा ज़्यादा करो। और जितनी मेहनत कर सकते हो करो, क्योंकि मेहनत कम करोगे तो आपको उसका फल नहीं मिलेगा। और पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। आराम करो, चिल रखो। हर चीज़ घाई में मिलना ज़रूरी नहीं है। तो एक चीज़ शायद 1 महीने बाद मिलेगी, कोई 1 साल बाद मिलेगा, पर ज़रूरी मिलेगा अगर आप खुद पे भरोसा करते हो और मेहनत करते हो। तो मैं ये वादा करके जा रहा हूँ समीर को भी और आप सबको जो दर्शक देख रहे हैं कि मैं वापस आऊँगा। अब तक की मेरी जर्नी आपको पता चल गई है और इस जर्नी में बहुत कुछ करना बाकी है, बहुत सपनों को पूरा करना बाकी है। और वो कुछ सपने पूरे करके मैं वापस इस चैनल पे आऊँगा, आप सबके साथ मेरा एक्सपीरियंस और मेरी स्टोरी शेयर करने और आप सबको इंस्पायर करने। और मेरे सपने और कुछ बचे हैं, वो पूरे करने के बाद मैं वापस जर्नी ऑफ लाइफ इस चैनल पे आऊँगा और आप सबको बहुत सारा इंस्पिरेशन दूंगा।